हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज भारतीय संविधान का विकास का आधार जानेंगे। फिर हम इसके बाद निर्माण अथवा सृजन के बारे में जानेंगे। जब हम विकास को समझ लेंगे तो ही हम उसके निर्माण और सृजन पर पहुँच पाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास का आधार। तो दोस्तों, इसे अच्छे से ध्यान से हम कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, प्री तथा मेंस। अधिकतर ये प्री से है, जो कि फैक्चुअल भी इसमें कुछ डेटा होगा। तो दोस्तों, इसे अच्छे से पढ़ें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का विकास का आधार। तो भारतीय संविधान का विकास का आधार क्या था? का आधार, ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, ये भी जान लेते हैं हम कि हमारा भारतीय संविधान किन परिस्थितियों में बना। तो दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं था। कैसे राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं था? जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था कि उसकी जनता ने उसके सम्राट के विरुद्ध क्या कर दिया था, धावा बोल दिया था, और उसके जो बास्तीन का किला था उसे भी ध्वस्त कर दिया था। तो एक राजनीतिक क्रांति हुई थी और अंततः सम्राट को भी क्या कर दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय संविधान में ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी, लेकिन हाँ, हमारे भारतीय संविधान में एक आंदोलन चल रहा था जो कि स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष था। तो स्वतंत्रता संघर्ष के द्वारा हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ही हमें क्या हुई, आज़ादी मिली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई राजनीतिक क्रांति नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? राजनीतिक क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक क्रांति नहीं हुई थी, मतलब राजनीतिक क्रांति का क्या नहीं था, ये परिणाम नहीं था। भारतीय संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह तो क्या था कि जनता के जो मान्य प्रतिनिधि थे, ठीक है, उनके अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा था। जो भी हमारे क्या थे, जनता के, जैसे जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से कहें दे गए, हम जो चुने गए थे 389 शुरुआत में हमारे भारतीय संविधान सभा में। तो जो मतलब जनता की मान्य, अप्रत्यक्ष रूप से अगर मान कहें हम, तो मान थे जो जनता की मान प्रतिनिधि थे। ठीक है दोस्तों, हम प्रतिनिधियों, ठीक है, प्रतिनिधियों और जो प्रतिनिधियों के निकाय, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लेते हैं, प्रतिनिधियों के निकाय, जो निकाय बनाया था, ठीक है दोस्तों, के निकाय के अनुसंधान तथा विचार विमर्श से जन्मा था दोस्तों। किससे जन्मा था? विचार विमर्श से क्या हुआ था, जन्मा था। कौन? भारतीय संविधान। तो जो मान प्रतिनिधि थे उनके क्या थे दोस्तों कि जो उनका अनुसंधान और विचार विमर्श के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमें क्या हो जाता है, यदि हमें भारतीय संविधान को सही रूप से समझना है तो इसके संवैधानिक विकास पर हमें दृष्टिपात जरूर करना होगा। इसलिए हमें क्या देखना होगा? संवैधानिक विकास का दृष्टिपात करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? दृष्टिपात। क्योंकि अगर हम सही से इस पर नज़र नहीं करेंगे तो ये हम सही से नहीं समझ पाए। इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम भारतीय संविधान के विकास पर एक अच्छे से दृष्टिपात कर लें कि कौन कौन सी विधायी संवैधानिक सुधार थे जिसके द्वारा हमारे संविधान का विकास हो रहा था। ठीक है, और हमारा भारतीय संविधान अन्य देशों की तुलना में क्यों प्रमुख है, या फिर कहें क्यों, अगर कहें कि स्पेशल है, तो जो हमारा 1947 का जो दौर चल रहा था दोस्तों, ये बहुत ही संक्रमण का काल था। क्योंकि 1947 से पहले क्या कर रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हो ही चुके थे। 1900 के बाद के देखोगे तो जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उनके बीच ये क्या था, एक संक्रमण काल था। तो इसी देश में क्या हो रहा था कि जो औपनिवेश शक्तियाँ हैं वो अपने उपनिवेश को हटा रही थी। तो उन
शताब्दियों में जो अपन कहें कि 1947 से पहले 2 शताब्दियों में जो भी संविधान बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं उनके द्वारा कहीं ना कहीं लाद दी गई थीं। 1947 तक जो भी संविधान बन रहे थे उनमें कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी शक्तियों के अंश थे। ठीक है दोस्तों, साम्राज्यवादी शक्तियों के क्या थे? अंश थे। लिख देते हैं, शक्तियों के अंश थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान तो दोस्तों इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि हमारा संविधान तो हमारा क्या है, हमें प्रभुता संपन्न मिल गई थी। क्या था? डोमिनियन स्टेट मिल गया था 1947 के एक्ट में। हमें क्या मिल गया था? हमें प्रभुता संपन्न हो गए थे हम। प्रभुता संपन्न, ठीक है, प्रभुता संपन्न हमारी जो संविधान थी वो बनी थी। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा हमारे जो प्रतिनिधि थी उन्होंने स्वयं बनाया था, ऐसे स्वयं बनाया था। ठीक है दोस्तों, जो प्रभुता संपन्न हमारी संविधान सभा थी उसी के द्वारा हमारा भारतीय संविधान का सृजन हुआ था। इसीलिए तो हमारे संविधान में क्या है दोस्तों? हमारे संविधान में गरिमा है। हम अपने संविधान की क्या करते हैं? गरिमा करते हैं। और इसी के साथ हमारे संविधान में नैतिक मूल्य झलकते हैं। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? झलकते हैं। तो दोस्तों हमारा संविधान के बारे में हमने क्या जाना, एक हमारे संविधान के विकास के लिए हमने चर्चा की कि हमारे संविधान के विकास का आधार तो ये कोई राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं था। जनप्रतिनिधियों की जो जो जनप्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष रूप से मान प्रतिनिधि थी उन्हीं के अनुसंधान और विचार विमर्श से ये क्या था? जन्मा था। इसका संवैधानिक विकास का दृष्टिपात से लिए जरूरी हो जाता है कि कैसे हमारा संवैधानिक विकास हुआ था, तो इसलिए जरूरी था। अगर हम देखें उस काल के 1947 तक के संविधान, तो वहाँ पर साम्राज्यवादी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी वो हट रही थी धीरे धीरे। तो वहाँ पर शक्तियों के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी प्रभुता बनाने के लिए कुछ ना कुछ अंश जरूर डाल दिए संवैधानिक शक्तियों के द्वारा। लेकिन हमारे संविधान में एक विशेषता यह हो जाती है कि हमारे जो संविधान सभा थी वो प्रभुत्व संपन्न थी। डोमिनियन स्टेट मिल चुका था उस टाइम तक। ठीक है, इसीलिए हमने खुद स्वयं बनाया है। इसीलिए हमारा ये संविधान अन्य संविधानों से कैसा हो जाता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है। यही परिणाम है कि हमारे संविधान की गरिमा और नैतिक मूल्य आज भी इतने 1950 से आज तक भी बने हुए हैं। अन्य देशों जैसे वरना पाकिस्तान है या अन्य देशों के जो छोटे मोटे देश जैसे कि कॉलोनीज थे, उन्होंने कई बार ऐसे संविधान बने और उनके मिट गए, लेकिन हमारा संविधान आज भी बना हुआ है। तो इसकी यही कारण था कि हमारा संविधान बना है। इसमें क्या थे? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रयास शामिल थे, जिनके द्वारा हमें क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर जैसे रूस में साम्राज्यवादी जो हो रहा था, साम्यवादी या फिर मार्क्सवाद का जो दौर चल रहा था, तो वहाँ से भी हम प्रभावित थे क्योंकि हमारे राजा राम मोहन राय थे, डेरोजियो थे। इन दोनों ने क्या किया था? हमें वहाँ से जुड़े हुए थे क्योंकि उन समय तक जो घटनाएं चल रही थी तो उनका प्रभाव भी हमारे संविधान पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा अगर हम डाइवर्ट होंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, हमारा लेक्चर बढ़ जाएगा। इसलिए हम अपने जो फोकस है हमारे संविधान का विकास उस पर केंद्रित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान का जो विकास था, संवैधानिक विकास, तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? संवैधानिक विकास। अगर हम संवैधानिक विकास पर नज़र डालें तो इसके लिए हम एक टाइम बाउंड बना देते हैं संवैधानिक विकास के लिए। क्या बना देते हैं? संवैधानिक विकास के लिए कैसे कि जैसे कि हमारा 1957 की जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 के बाद एक 1858 का एक एक्ट आया था, तो यहाँ से परिस्थितियाँ बदली थीं। इससे पहले क्या था? इससे पहले दोस्तों क्या था और इसके बाद क्या था, ये इसके बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, का शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान क्या हुआ था? हमारे संवैधानिक विकास हुआ था। और इसके बाद क्या था? इसीलिए क्या था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था तो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया से गुजरे थे हम। इनकी केंद्रीकरण की अवधारणा बहुत ही प्रबल थी। केंद्रीकरण, ठीक है,
केंद्रीकरण की अवधारणा यहाँ पर क्या थी, प्रबल थी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम इधर देखें तो 1858 के बाद क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या कर लिया था 1858 के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा आता है, तो मतलब ब्रिटिश ताज आ गया था। पर क्या आ गया था, ब्रिटिश ताज। तो ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन, भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन, तो ब्रिटिश ताज के शासन आ गया था। लेकिन हमारे जो हम कहें कि हमारे जो संवैधानिक विकास है उसमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का भी योगदान था। तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि हमारे शासन के लिए, स्वशासन के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, विकेंद्रीकरण कर दिया जा रहा था। विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की अवधारणा यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, जो कि हमें इनके जो एक्ट आए थे उनके द्वारा संवैधानिक विकास में दिखाई देता है। तो दोस्तों, यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान कौन कौन से एक्ट आए थे उनकी बात करें, तो सबसे पहले हमारा आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों। ठीक है, फिर हमारा क्या था, इसको जो पढ़ेंगे हम वो लिख लेते हैं। इसके बाद 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आया था 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था दोस्तों। ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान संवैधानिक विकास था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारे एक्टों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1858 के बाद क्या हो गया था, 1858 के बाद क्या हुआ था कि एक तो 1858 में ही आ गया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम आ गया था दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था कि 1858 आ गया था, फिर 1861 का हमारा क्या था, भारत परिषद अधिनियम। इसी प्रकार हमारा 1863 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम और देखें आगे तो 1892 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा 1909 का, जो कि हम माली मिंटो सुधार की भी जानते हैं, इसे 1819 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन या परिषद अधिनियम भी बोल देते हैं इसे। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फिर हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बोल देते हैं, अधिनियम। तो दोस्तों, ये हमारा संवैधानिक विकास था 1858 के बाद। और 1857 से पहले कौन सा विकास था वो थे 1800, इसको हम डिटेल से जानते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इनको एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें क्या कर दिया था कि 17 के बाद 1765 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे बढ़ने लगा और 1773 तक बंगाल में सीधा शासन आ गया था ब्रिटिशों के। ठीक है,
तो दोस्तों क्या था, जो बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल के जो गवर्नर को क्या कहने लगे थे, बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें क्या था कि बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, क्योंकि बंगाल के द्वारा मैंने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान शासन हुआ था वो केंद्रीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, इसलिए बंगाल और मद्रास को भी किसके अधीन कर दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो दोस्तों आगे समझ में केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और 1774 में क्या हुआ था कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर हम जानते हैं 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या था कि जो निदेशक मंडल था उसके ऊपर क्या कर दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रक मंडल बना दिया था। ठीक है, तो निदेशक मंडल के ऊपर क्या आ गया था, नियंत्रण मंडल आ गया था। कौन, 1784, मतलब इसकी कमियों को थोड़ा दूर करने के लिए ये लाया गया था और केंद्रीकरण की ओर और बढ़ गए थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था, 1853 का, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इस एक्ट में क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो क्या बना दिया गया था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों कितना केंद्रीकरण और केंद्रीकरण हो गया था, जो कि इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, विलियम बेंटिंग। अब दोस्तों जब भारत का पूरा आ गया तो कैसा हो गया होगा, पूर्ण केंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम और आगे देखेंगे कि 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इसमें कुछ सुधार भी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया था, हमारी खुली प्रतियोगिता। अब जो ब्रिटेन जो हमारी सिविल सेवा हुआ करती थी उसमें हमें भारतीयों के लिए नहीं लिया जाता, लेकिन अब क्या कर दिया था उन्होंने, खुली प्रतियोगिता कर दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि ये प्रतियोगिता कहाँ होती थी, अंग्रेजी में ही होती थी और विदेश मतलब ब्रिटेन में ही होती थी। इसीलिए दोस्तों क्या था, इस जो सिविल सेवा थी ये भी क्या थी, खुली प्रतियोगिता। क्योंकि ब्रिटिश का जो प्रारंभिक संरचना थी तो उसके 3 आधारभूत स्तंभ जो थे, एक तो प्रशासन के लिए, एक तो सेना का, एक सिविल सेवा का और एक न्यायालय का। तो ये 3 जो आधारभूत स्तंभ थे, तो उनमें क्या थे, सिविल सेवा एक प्रमुख वो थी। तो सिविल सेवा में कोई भारतीय ना आ पाए इसके लिए उन्होंने क्या ऐसी व्यवस्था रखी थी, कम उम्र रखी थी। ठीक है, 19 साल के पहले पहले ही बनना था और अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए और ब्रिटेन में ही होता था। तो दोस्तों आज और पहले जब हमारा 1853 में क्या परिस्थितियाँ रही, एजुकेशन का क्या स्तर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर हमारी कोई खुली प्रतियोगिता थी तो क्या संभावना रही होंगी, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रथम जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो शायद प्रथम सिविल सेवा में चयनित हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1854 में मैकाले कमेटी बनी थी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जो सिविल सुधार में कुछ सुधार के बारे में बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो 1857 की क्रांति हो गई थी तो ब्रिटिश जो लगा, देखो दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट ये काम कर रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत भी पावरफुल होती जा रही थी, क्योंकि इसके पास संसाधन बहुत हो रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो संसद के जो मेंबर थे उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो गया तो हम पर ये उल्टा क्या बना देंगे, मतलब प्रभुत्व कर लेंगे। तो ऐसे में उन्होंने दावा डाला ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे कि धीरे धीरे क्या हो, हमारा इन पर प्रभाव हो। ऐसे करने के लिए उन्होंने कई रियायतें भी दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को उधार भी दिया और कई अन्य बातें जो कि हम हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तो समाप्त कर दी गई। अब क्या आ गया था 1858 का अब भारत शासन अधिनियम, इसीलिए भारत का शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम बोलते हैं इसे चार्टर एक्ट या फिर वो नहीं बोल के क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम। अब कंपनी का शासन क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। कंपनी का शासन कैसा हो गया, समाप्त हो गया। ब्रिटिश ताज का शासन कैसा हो गया, शुरू हो गया। अब ब्रिटिश ताज तो कहाँ बैठा हुआ है,
इंग्लैंड में, तो भारत का शासन करना है। तो भारत शासन करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, ब्रिटेन में ही एक भारत सचिव का पद सचिव का पद का सृजन किया, जिसके लिए क्या कर दिए, एक भारत सचिव के लिए एक क्या बात है, भारत परिषद बना दी, जिसके 15 अध्यक्ष, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे, कुछ नाम निर्देशित होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय सचिव बना दिया गया, जो कि कहाँ बैठता था, भारत में मतलब विदेश में बैठता था, इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, और और क्या बना दिया था, मतलब ये भारत सचिव का पद का सृजन किया, कहाँ पर, भारत पर शासन करने के लिए। इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी लिखा आ जाता है कहीं कहीं। और ये क्या हो गया था, अब जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया था, वायसराय भी कहा जाने लगा था, वायसराय। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनन पहला वायसराय था दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं अब जो 1861 का, अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ शीतलीकरण होगा, धीरे धीरे शक्तियाँ दी जाएंगी, मतलब विकेंद्रीकरण का दौर शुरू होगा। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें क्या था, देखो पुनः विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। क्या हो गया, पुनः विकेंद्रीकरण। कैसे विकेंद्रीकरण दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा प्रारंभ में बॉम्बे और मद्रास हुआ करता था, उन्हें विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ पुनः दे दी गई थी कि तुम भाई अब बंगाल मद्रास वालों और बॉम्बे वालों, अब तुम अपनी विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करो, मतलब इनकी शक्तियाँ खुद बनाओ और कार्य करो। और यहाँ पर क्या एक बीच और कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, मतलब पोर्टफोलियो की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और हम आगे चलते हैं। तो जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इसमें विधान परिषदों का विस्तार कर दिया गया था, परोक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात, मतलब कुछ भारतीय लोगों को भी इनमें मतलब विधान परिषदों में धीरे धीरे डाल रहे थे। तो 1892 में क्या हुआ था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात्र यहीं से दिखाई देता है। और दोस्तों इसके बाद क्या था, भारत का जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने IMP लिख दिया है। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या था, माले मिंटो, इसे माले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, माले और मिंटो, क्योंकि यहाँ पर एक लॉर्ड मतलब वायसराय होता था, और एक क्या था, हमारा भारत सचिव हुआ करता था। इसे माले और मिंटो दोनों व्यक्तियों की दोहराई की मिला के माले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। सांप्रदायिक, क्योंकि हमारा देश का विकेंद्रीकरण किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे, इसलिए मुस्लिमों को क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया। दोस्तों 1919 का ये दिलचस्प बात है कि यहीं पर 1906 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो एक जो कि विभाजन के लिए, सांप्रदायिक तो बढ़ाने के लिए ये आगे बढ़ा, और दोस्तों अंततः हमें भारत का विभाजन कर पाकिस्तान को नए राज्य के रूप में स्थापित करना पड़ा अंततः। तो बीज तो दोस्तों 1919 में ही पड़ गए थे। तो मिंटो का सांप्रदायिक निर्वाचन का, इसलिए मिंटो को जो हमारा था उसे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम में क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे माले मिंटो बोलते थे उसे, इसलिए ऐसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें प्रथम प्रस्तावना थी, जो हमारी प्रस्तावना हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ का हमें इसमें कुछ रुख दिखाई देता है। प्रस्तावना 1919 में प्रस्तावना के बारे में प्रावधान किया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन चालू कर दिया गया था कि कुछ चीज़ें गवर्नर जनरल देखेगा, कुछ विधान परिषदों के लिए छोड़ दिया, तो इस प्रकार द्वैध शासन शुरू कर दिया गया था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यहाँ पर क्या गया था, जो विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी, जो सरकार किसकी थी, ब्रिटिश रूल हुआ करता था उसमें, ब्रिटिश ताज का। तो गैर सरकारी सदस्य, मतलब भारतीय जैसे विश्वविद्यालय हुआ, नगर पालिकाएँ हुई, जो हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को क्या करते, विधान परिषद में भर्ती कर रहा था, किसी कैसे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। और बाई कैमरल व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, संघ लोक सेवा की स्थापना, भारत में ही संघ लोक सेवा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने
जाना भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखना है इसमें क्या क्या थे। ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था चालू कर दी गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रस्तावना के बारे में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक, संघ लोक सेवा की स्थापना। ठीक है, अब 1919 के बाद दोस्तों दो घटनाएं और घटी 1935 के बीच। साइमन आयोग, साइमन आयोग जब आया था 1928 में क्या देखने के लिए कि भारत की जो राजनीतिक विकास हो रहा है, भारतीय राजनीतिक विकास हो रहा था, उसका उद्देश्य क्या है इस जानने के लिए। तो दोस्तों इसने क्या किया, अपनी 1930 के अंत तक अपनी एक रिपोर्ट दी, प्रतिवेदन दिया किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहा कि भारत एक डोमिनियन परिस्थिति चाहता है, ठीक है, डोमिनियन स्टेट को चाहता है। तो इसने साइमन आयोग ने कहा था। ठीक है, इसी में एक मैकडोनाल्ड हुआ करता था ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो उसने एक अधिनिर्णय दिया था जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। आज तक हम इसके भुक्तभोगी बने हुए हैं। क्या था इसमें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडलों की स्थापना के बारे में इसने कहा था कि भारत के लिए कोई दो संप्रदाय ही नहीं, इसमें बहुत संप्रदाय बन सकते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की। जैसे सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लों के लिए, मुस्लिम हिंदू को तो बनाए दिए थे। तो उन्होंने क्या दिया दोस्तों, ये सांप्रदायिक निर्णय दिया था जिसका हम आज तक निराकरण या भारतीय संविधान सभा द्वारा, और आज तक भी हम इसका निराकरण करने में क्या है, कहीं ना कहीं चुक जाते हैं। इसलिए कहीं सिंध वाले, जो पंजाब वाले, वो अलग देश की मांग करते हैं, असम वाले अलग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्या होते हैं, इनमें इनके पुट दिखाई देते हैं, जो कि आज भी हम इसके भुक्तभोगी बने हुए हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1935 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था कि 1930 में क्या हो रहा था, गोलमेज भी हुए थे, क्योंकि साइमन आया, सांप्रदायिक अधिनियम आया था। सांप्रदायिक अधिनियम तो बाद में आया था, लेकिन साइमन आयोग की जो रिपोर्टें थी उसमें डोमिनियन स्टेट, तो उस पर विचार करने के लिए क्या था, ब्रिटेन में गोलमेज आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता दूँ कि जो अपने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में वहाँ पर शिरकत किए हुए थे और वहाँ पर स्थिति को देखते हुए थे। लेकिन हमारे जो हम कहें कि महात्मा गांधी जो सम्मानीय व्यक्ति थे, वो कहाँ गए थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई उन्हें रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वो वहाँ से असफल हो गया गोलमेज। तो उनका निचोड़ के द्वारा में 1935 का अधिनियम आया था। इसमें क्या था कि गोलमेज सम्मेलन का निचोड़ था इसमें। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना, कैसे अखिल भारतीय की, ब्रिटिश प्रांत भी और देसी रियासतों, तो इन्हें विकेंद्रीकरण की कर दिया जाए, ब्रिटिश प्रांत बना दिए, देसी रियासतों में, मतलब एक परिसंघ या संघ की स्थापना कर दी जाए। तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था 1935 में। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन कैसे कि एक विधानसभा और विधान परिषद काम करेगी, और गवर्नर जनरल तो कर ही रहा था, इस प्रकार से द्वैध शासन वहाँ पर भी काम कर दिया गया था केंद्र में। ठीक है, और प्रांत में जो द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, और 11 में से 6 प्रांतों में बाईकैमरल व्यवस्था अभी भी बनी हुई थी। मतलब जो बाईकैमरल थी, जो कि कौन कौन से थे, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और यूपी, जिसे संयुक्त प्रांत बोलते थे पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 1935 का अधिनियम, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो 1935 में क्या था कि यहाँ पर द्वैध शासन, जो अखिल भारतीय संघ तो बनाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। अगर विधान परिषद या विधानसभा कोई भी ऐसा कानून, विधानमंडल कोई कानून बनाती थी, तो उसके लिए वो वीटो कर सकता था, अपने सम्राट के लिए क्या कर सकता था, विषयों को हस्तांतरण कर सकता था। और यदि कोई कानून बनाना है तो अब अध्यादेश के द्वारा ही बना दिया जाता था, उसमें विधानसभा की कोई समिति। तो मतलब एक छोटा ही, मतलब 1935 तक हम उसमें, मतलब हम कहें कि हमें जो स्वशासन के बढ़ तो रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या था कि हमें कम ही सफलता मिली थी, लेकिन उन्होंने अभी भी एक शक्ति बनाए हुए थे, ब्रिटिश राज का शासन बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो वैश्विक कारण भी काम करते, जैसे कि यहाँ पर रूस की क्रांति भी हो गई थी, तो उसके द्वारा राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा था। ठीक है, हम कहीं ना कहीं विश्व से घटे तो थे नहीं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हम अखबार थे, जो भी थे वो तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र का एक तरीके से विपरीत दूसरा ही पक्ष रखा जा रहा था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है 1935 के अधिनियम में, कि जो कि क्या है
कि विधायी शक्तियों का वितरण किया गया था। जिसमें होता है कि जो विधानसभा विधान मतलब प्रांत केंद्र में द्वैत शासन बनाया जाता था, प्रांतों में द्वैत बाई लेटरल जो व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि जो सूची बनाई गई थी शक्तियों के विभाजन के लिए, कि शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ किसके पास रहेंगी, शक्तियों का क्या कर दिया गया था, वितरण किया गया था। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची इतने थे, संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसमें क्या करता केंद्र सरकार ही क्या कर सकती थी उस समय की केंद्र सरकार जो थी ब्रिटिश ताज के द्वारा, तो वो मतलब इसमें क्या कर सकती थी, मतलब हम कहें कि कानून बना सकती थी। इसमें क्या कर सकती थी राज्य के लिए, लेकिन राज्य में ये भी बना सकती थी। इसी के पुट मैंने बताया था हमारी जो अभी भी वर्तमान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें यहीं से हमें उसका स्रोत मिलता है मतलब शक्तियों के विभाजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं अब हमें क्या आता है भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था कि भारतीय स्वतंत्र, अब इसमें ये था कि भारत को क्या कर दिया गया, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा कब, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों। ठीक है, और क्या कर दिया गया था कि वायसराय को राष्ट्र प्रमुख, वायसराय जो था भारत का, उसे राष्ट्र प्रमुख बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख बना दिया जाएगा, और राज्यों के गवर्नर को राज्य प्रमुख बना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो ब्रिटिश ताज का शासन हुआ करता था, तो यहाँ पर जो भारत किसी अधीनस्थ था, ब्रिटिश सम्राट के अधीनस्थ। तो अब जब हम स्वतंत्र ही हो जाएंगे 1947 में, तो ये जो अधीनस्थ राज्य का जो दर्जा था भारत का, ब्रिटिश राज का एक कॉलोनी हुआ करता था, वो समाप्त कर दिया गया। अब देसी रियासतें और जनजातियों के लिए जो ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता थी, वो भी समाप्त कर दी गई। ठीक है, और संवैधानिक अध्यक्ष जो था वो मंत्रियों की सलाह पर काम करने, संवैधानिक गवर्नर जनरल या जो वायसराय बोलते थे, वो किस पे काम करने लगा था, मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने लगा था। ठीक है, और हमारी एक संविधान सभा भी बना दी गई थी, संविधान सभा बना दी गई थी। इसमें क्या हो रहा था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल चुका था भारतीय स्वतंत्रता 1947 से। तो लेकिन यहाँ पर जो भारत का शासन किया जाता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही जाना, जब तक कि हम अपना एक कानून या फिर संविधान ना बना लें तब तक, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। ठीक है, तो चाहे पाकिस्तान और भारत की जो संविधान सभा थी वो भी क्या कर सकती थी, वहाँ पर दोहरा कार्य करती थी, संवैधानिक तो करती थी, विधायन का भी काम करती थी, विधायन मतलब कानून भी बनाती थी। ठीक है, तो कि जो केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन के अंगीकार कर लिया, और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को क्या कर लिया दोस्तों, हमने कहा लागू कर दिया। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रारंभिक तारीख भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन आए कि इसको प्रारंभिक तारीख बोले इसको, तो हम किस पर, 1950, जो 26 जनवरी 1950 है, वो है हमारे संविधान की प्रारंभिक तारीख। तो दोस्तों हमने इस संविधान के विकास का एक पूरा क्या किया, हमने हम कहें कि पूरा का पूरा दौर देखा कि कैसे हमारा संविधान बनने के लिए हम आगे बढ़े। तो दोस्तों इस लेक्चर को, मुझे पता है कि फैक्ट थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए दोस्तों, लेकिन अगर हम फैक्टों को किसमें अपने कंसेप्ट के साथ रिलेट करके देखें तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इस लेक्चर को 1-2 बार आप देखोगे तो ज़रूर ही इसमें सफलता मिलेगी और याद भी हो जाएगा। और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लें, इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन और मैं आपको ये बता दूं, यदि मेरा जो धीरे कोशिश कर रहा हूँ अपने जैसे कि भारतीय संविधान का एक परिचय के बारे में जानकारी देने का, तो दोस्तों इसीलिए क्या है कि अपने जो चैनल है उसमें जो सीरीज बनाई हुई है उसका सहयोग करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करोगे तभी हमारा चैनल क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि ये हम पूरी सीरीज चलाएंगे, इसके द्वारा लोगों को लाभ पहुंचेगा और हमारा चैनल का भी विस्तार होगा। हम बड़े लेक्चर ही बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा आधे घंटा ही है, क्योंकि हमारे व्यूअर और बढ़ जाएं फिर हम ऐसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, ओके।